मुझे इस बात की इल्म है कि पिछले बहुत समय से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। बहुत देर से आपको क्लासेस मिल रही हैं। एक्चुअली बीच में बहुत ही टाइम का बहुत मशरूफियत था, जिसकी वजह से लगातार क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अब से मैं आ गया हूँ, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि लगातार वीडियोस में कंटिन्यू करूँ और आपकी क्लासेस भी रुके ना। तो पिछली क्लास में हम लोग शुरू किए थे एक टॉपिक को, जिसका हमने डिस्कशन किया था, क्लॉज के नाम से था टॉपिक, और उसके बारे में हमने पूरा इन डेप्थ जा करके एनालिसिस किया, जिसके बारे में हमने एक पूरी एक्सरसाइज भी करवाई आपको। उसमें हम लोगों ने सेंटेंस अगर एक पूरा एक लंबा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो अभी तक तो हम शुरुआत से लेकर के एंड तक जो हमारी शुरू की जर्नी थी यहाँ तक पहुँची है, वो पूरी जर्नी के अंदर हम लोगों ने पूरे सेंटेंस के टुकड़े को वही समझने की अब तक कोशिश की है। तो अब ये जो क्लॉज था, ये सेंटेंस का वो बड़ा सा पोर्शन था, वो बड़ा सा पार्ट था, बड़ा सा चंक था, जो सिर्फ सेंटेंस से छोटा होता है। वर्ड्स के बहुत सारे ग्रुप जो अगर बिना किसी सब्जेक्ट के इस्तेमाल होते हैं, बिना किसी वर्ब के इस्तेमाल होते हैं, तो उनको हम फ्रेज़ कहते थे। लेकिन फ्रेज़ से और एक कदम ऊपर जा कर के जब हम देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज के अंदर हम लोग सब्जेक्ट भी देख रहे होते हैं और एक उसका वर्ब भी देख रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना रह जाता है कि सेंटेंस का एक ये टुकड़ा होता है, ये पूरा सेंटेंस तो नहीं होता, लेकिन सेंटेंस का टुकड़ा होता है। लेकिन अगर उस सेंटेंस से बाहर इसको निकाल करके देखें, तो बाकायदा ये एक सेंटेंस के ही तरीके से काम कर रहा होगा। बिल्कुल ये सेंटेंस है कि कई तरीके से देखा जाएगा। तो उसी कड़ी में अब हम लोग आगे समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं शुरू आपको करूँगा लेटर से मैंने शुरू किया था कि कोई भी हमारा जो हमारी पूरी की पूरी ग्रामर चालू हुई थी, वो लेटर से चालू हुई थी, है ना। तो लेटर से चालू करके, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ले करके जाऊंगा इस सेंटेंस के पास। इस दरमियान, इसके बीच में जितनी भी कड़ियाँ आएंगी, उन सबको मैं लिंक करते हुए आगे बढ़ूंगा। क्योंकि लिंक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको अगर समझ गए, इस पड़ाव से इस पड़ाव तक जाने में जितने भी सफ़र आपको मिलेंगे, उन सबको अगर आपने तय करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, तो जाहिर तौर पर आपकी जो बेसिक्स है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। कोई आपको बहुत जल्दीबाजी के चक्कर में नाउन से शुरू कर सकता है, मैं भी वो कर सकता था, लेकिन बजाय वो शुरू करने के मैं ये चाहता था कि आप लोग जो अंग्रेजी के जो पिलर्स हैं, बेसिक्स हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल्स पे ध्यान दें। तो अब वही उसी कड़ी के अंदर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैंने शुरू किया एक सेंटेंस, है ना। सेंटेंस क्या होता है, लास्ट ये चल रहा है कि इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्लॉज के बारे में पढ़ाई कर ली है, और इसके तुरंत बाद वाला जो कड़ी आता है सेंटेंस। तो ये जो कड़ियाँ थी मैंने आपको सजा करके बताई थी। तो शुरू में ये था लेटर और लास्ट में चला आता है क्लॉज, सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को आप समझेंगे, सेंटेंस होता क्या। देखो, सेंटेंस बताने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उन सारी चीज़ों को समझ पाएँ जो इसके पहले मैंने डिस्कस की हुई हैं, वर्ड्स से ले करके क्लॉजेस तक। तो पहले मैं सेंटेंस बताऊंगा क्या होता है, फिर सेंटेंस के टाइप भी समझेंगे। सेंटेंस के टाइप अलग अलग होते हैं, और सेंटेंस के टाइप को समझने के लिए आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है ना। तो अभी वो सेंटेंस समझाने में आपको उतनी मुश्किल नहीं आएगी, समझने में उतनी मुश्किल नहीं आएगी। तो मैं शुरू करता हूँ। सेंटेंस क्या होता है, मैंने लिखा हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जाहिर सी बात है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, और सेंटेंस भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन फ़र्क क्या है वो आगे अभी समझ में आ जाएगा। सेंटेंस के अंदर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इतनी बात तो सबको मालूम है, लेकिन अब तक सिर्फ यही मालूम था कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है ना। लेकिन सेंटेंस में कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है। फाइनाइट वर्ब मैंने बता दिया है ऑलरेडी। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई, तो आई के हिसाब से एम लगाऊंगा। प्रेजेंट अगर कॉन्टिन्यूस की बात करूँ तो आई के साथ एम लगाऊंगा। आई एम गोइंग। लेकिन मैं ही लिखूंगा तो ही के साथ इज़ लगाऊंगा। ही इज़ गोइंग, यानी कि जो सब्जेक्ट मैंने चेंज किया आई से, जब मैंने ही लिखा तो इसके हिसाब से जो मेरा वर्ब था वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये टेंस के हिसाब से चेंज हो गया ना, तो इसको मैं बोल दूंगा कि ये क्या फाइनाइट वर्ब है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ ही स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। मैंने बोला ही स्पोक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोली, वो अंग्रेजी बोलता था, उसे अंग्रेजी बोलना आता था, तो या वह अंग्रेजी बोलता था। तो मैंने स्पीक लिखा, ही स्पीक लिखा,
स्पीक जैसे ही लिखा ये बताता है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, यानी ये टाइम को दिखा रहा है। कौन सा टाइम? तो प्रेजेंट का टाइम, और प्रेजेंट में भी कौन सा टाइम? तो इंडेफिनिट का टाइम। तो लेकिन जब मैंने दूसरा सेंटेंस बोला ही स्पोक इंग्लिश, तो स्पोक क्या है? स्पीक का सेकंड फॉर्म है, और इस सेकंड फॉर्म से ये समझ में आ जाता है कि अब टाइम बीत चुका है। टाइम पहले प्रेजेंट का था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में टाइम कैसा? पास्ट का टाइम है। यानी पहले जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए उसके अंदर हमने देखा कि सब्जेक्ट आई था तो एम लग रहा था, ही था तो इज़ लग रहा है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वर्ब। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हमने बढ़ा तो स्पीक को मैंने चेंज किया। स्पीक यहाँ पे लिखा था फर्स्ट फॉर्म में, और जब स्पोक लगा दिया ये टेंस के हिसाब से सेकंड फॉर्म में चला गया। ये टाइम को बता रहा है, पहला वाला प्रेजेंट से बिलोंग करता है और दूसरा वाला पास्ट से बिलोंग करता है। तो मैंने अभी क्या बोला? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी सब्जेक्ट और किसी टेंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे इज़ या वॉज, इज़ या एम, वो भी क्या था? फाइनाइट वर्ब कहा जाएगा। स्पीक और स्पोक ये भी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट और किसी भी टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। सब्जेक्ट और टेंस का कोई भी असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। जैसे मैं बोलूँ वॉकिंग इज़ वेरी यूज़फुल, टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं बोल देता हूँ वॉकिंग वॉज वेरी यूज़फुल, तो वॉकिंग ही, अभी भी टहलना, वहाँ पे भी टहलना है। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तीनों सेंटेंस में वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, वॉक एक वर्ब है ना, और उसमें आईएनजी लगा करके मैंने इसको बना दिया जेरंड। तो मैंने आईएनजी किसी वर्ब के अंदर कुछ चेंजेस ला करके उनको मैंने नॉन फाइनाइट बना दिया। अब चाहे मैं टेंस जो भी सा यूज़ कर लूँ, जब मैं इज़ लगाता हूँ तब भी, जब मैं वॉज लगाता हूँ तब भी, और जब मैं विल लगा देता हूँ या विल बी लगा देता हूँ, या जो भी फ्यूचर की बातें अगर करने लगता हूँ तब भी, सारे सिचुएशंस में ये मेरा एक चीज़ चेंज नहीं हो रहा है, जो कि वॉकिंग लिखा हुआ है। तो वॉकिंग कैसा वर्ब है? नॉन फाइनाइट है ना। तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब आपको पता है। तो ये हम सेंटेंस के अंदर क्या पढ़ रहे थे कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होता है और जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक फंक्शनल सब्जेक्ट रहेगा जो काम को करेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली जाता हूँ, तो आई गो टू दिल्ली। तो आई क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्या है? गो है। आई गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। ये दोनों हमेशा सेंटेंस के अंदर पाए जाएंगे। इसका कुछ ना कुछ मतलब कंप्लीट निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है। सिर्फ ये मत समझना, मीनिंग के साथ एक और वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा, कंप्लीट मीनिंग। कैसा मीनिंग? कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। मतलब वो अपने आप में सफिशिएंट इनफ होना चाहिए टू पुट फॉरवर्ड इट्स मीनिंग। इसका कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए उसकी औकात पूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी और सेंटेंस के ऊपर जिए जा रहा है, उसकी निर्भरता किसी और सेंटेंस के ऊपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को आप बोलते हैं सेंटेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप बोलते हैं सेंटेंस। मैंने ये क्यों कहा कि किसी और चीज़ के ऊपर उसकी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। अगर किसी और चीज़ के ऊपर वो निर्भर हो करके बता रहा है अपना मीनिंग, जब तक उसको ना ऐड किया जाए उसका मतलब पता ही नहीं चलता है, तो उसको एक सेंटेंस नहीं बोल सकते, है ना। तब उसको एक क्लॉज हो सकता है या फ्रेज हो सकता है। फ्रेज और क्लॉज में यही होता था ना तो फ्रेज में होता था पूरा मीनिंग, ना तो क्लॉज में। जैसे मैं बोलता था कि 4 उबले हुए अंडे, ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है ना तो इसमें कोई वर्ब है। अब इस 4 उबले हुए अंडे का मतलब बताने के लिए कि इस अंडे का करना क्या है, इसके लिए मुझे ज़रूरत है एक सब्जेक्ट की और एक वर्ब की। जब तक मैं सब्जेक्ट और वर्ब नहीं लगाऊंगा तब तक इसका पूरा मतलब नहीं निकल करके आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इसका मतलब होना चाहिए। अरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुछ तो मतलब होगा, लेकिन क्या कंप्लीट मतलब है? तो आंसर क्या आता है? नहीं, कंप्लीट मतलब नहीं। तो कोई भी सेंटेंस तभी माना जाएगा उसका जब पूरा अपने आप में ही एक कंप्लीट मतलब निकल करके आए। चाहे वो सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, चाहे सेंटेंस बहुत बड़ा भी हो सकता है। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि एक सबसे कम से कम आपको 2 चीज़ें तो होनी ही चाहिए सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे शादी कराने के लिए एक लड़की और एक लड़का होने ही चाहिए, इतना तो मस्ट है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकते, चाहे कितना भी इंतजामात कर लें। लेकिन शादी तभी हो पाएगी जब ये 2 लोग कम से कम अवेलेबल हों। तो उसी तरीके से सेंटेंस को भी बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए।
क्या सिर्फ इतनी ही ज़रूरत होती है? नहीं नहीं नहीं, इससे ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए। इतना समझ में आ गया होगा सबको। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका फाइनाइट वर्ब होगा और सब्जेक्ट होगा, और जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, सिर्फ मीनिंग नहीं, कंप्लीट मीनिंग अपने आप में सफिशिएंट इनफ होना चाहिए टू पुट फॉरवर्ड इट्स कंप्लीट मीनिंग। इतना सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं सेंटेंस के बेसिस, सेंटेंस किस तरीके से कैटेगराइज किया गया वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी सेंटेंस देखो 3 तरीके से मैंने इसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको बताने मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मत समझना कि मैं अपने आप को ये बता रहा हूँ कि नहीं मैं ही ऐसा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जिन सारे चीज़ों पे जिन छोटे छोटे डॉट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उन छोटे छोटे डॉट्स को आपने पहले आज से पहले शायद ही कभी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी जब मैं आपको डिस्कशन करूँगा सेंटेंस के बारे में, देखिए मेरा दिक्कत क्या है ना, दिक्कत कह सकते हैं या मेरी अच्छाई कह सकते हैं कि मेरी ये चीज़ मैं मान करके चलता हूँ कि मैं ऊपर से तैर के नहीं जाना चाहता किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो लाइफ हो चाहे मेरी अंग्रेजी हो, मैं ऊपर से जाना ही नहीं चाहता, ये मेरा खुद का नेचर नहीं है। तो मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ाऊँगा मैं बिल्कुल जा करके इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। तो मैं इसी चीज़ को मानते हुए आगे बढ़ूँगा। मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊँगा तो आपको ये लग सकता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन यकीन मानो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल करके आप उसको देख लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे 2-3 बार, तो कोई भी सेंटेंस का टाइप आज तक आपने दुनिया में देखा ही नहीं होगा कि जो बचा हो। अंग्रेजी सेंटेंस में दुनिया में, मतलब अंग्रेजी में आपने देखा ही नहीं होगा कि जो वो बचा हो। सारे स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, सारे स्ट्रक्चर को हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ सेंटेंसेस होते हैं ऐसे उनकी बनावट के आधार पर, बात याद ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला बनावट के आधार पे कुछ सेंटेंसेस को हम लोग डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उनकी बनावट किस तरीके की है, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर के आधार पे हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं, जिनमें से पहला सेंटेंस आ जाता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा आ जाता है कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड एंड लास्ट आ जाता है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं एक बार पढ़ दूँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, फिर 1 बाय 1 करके तो मुझे डिस्कशन करना ही है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं पहले पढ़ देता हूँ कि मैं स्लाइड्स में है क्या आपको पढ़ने के लिए। तो पहला आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर आपको 3 सेंटेंसेस पढ़ने हैं, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा ही आगे चल करके। तो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जब आप 12वीं पढ़ रहे होंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊँगा कैसे, हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं हम लोग ज़्यादा पहुँच जाएंगे, लेकिन मैं इतना आपको समझा दूंगा, इतने सेंटेंसेस करा के बता दूंगा कि अगर 2, 4, 10 भी सेंटेंसेस दिए हैं तो आप कैसे उनको जोड़ करके एक सेंटेंस कैसे बनाओगे, है ना। बहुत लंबे लंबे सेंटेंस, अगर आप इसको सीख गए आपको पैराग्राफ रीडिंग करने में, किताब पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बस ये मान के मत पढ़ना कि बस मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर अंग्रेजी वाकई आपकी बेहतर हो जाती है तो हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। हिंदी आती बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, लेकिन अंग्रेजी भी आनी चाहिए ताकि ये ज़िंदा रह पाए, है ना। तो असल में बहुत ज़रूरत है इंग्लिश की। अगर आप इंग्लिश आती है तो आप थोड़े से अच्छे दिखते हैं, ठीक है, अच्छा इम्प्रेशन बनता है, आपकी लाइफ भी थोड़ी एलिगेंस थोड़ी लाइफ में आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ते हैं जब तो थोड़ी सी डेप्थ में जा करके पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि ये आपके लाइफ के साथ हमेशा जुड़ा रहे। अगर ऊपर से ही पढ़ के चले जाओगे तो फिर वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो दूसरा सेंटेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पे, पहले तो मैंने बताया कि उसका बनावट कैसा है, उसके आधार पे 3 होते हैं सेंटेंस। उसका फंक्शन कैसा है, ये काम कैसे करता है, फंक्शन के आधार पे, उसके वर्ब के आधार पे। फंक्शन किसको बोलते हैं, काम, वर्ब। तो उसके वर्ब के आधार पे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, वो वर्ब किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, इसके आधार पर भी 5 सेंटेंसेस को बांटा गया है, जिसमें असर्टिव सेंटेंस आ जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाता है। इन सेंटेंस को आपने पाँचों सेंटेंस को आपने जाहिर ही पढ़ा होगा कभी ना कभी, लेकिन मैं इनको और डिटेल में बताऊंगा
और बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो असर्टिव सेंटेंस के अंदर एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव के अंदर एक फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव होता है, बचपन से उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। मैं इसको बताऊंगा कि कभी ये क्वेश्चन पूछता है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। कभी कभी सवाल पूछने वाले भी सेंटेंसेस सवाल नहीं पूछते हैं। पैराडॉक्स लग रहा है ना, ऑक्सीमोरॉन, कि सवाल पूछने वाले सवाल नहीं पूछते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। कई बार सवाल पूछने वाले सेंटेंस जैसे लगेगा कि सवाल पूछने, ये तो सवाल पूछने के लिए ये वर्ड लगता है, लेकिन सेंटेंस का सेंस ऐसा नहीं होगा कि वो सवाल पूछे, ठीक है। वो सारी चीज़ें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखी जाती हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज इट वॉज। अब व्हाट यहाँ पे लगा हुआ है, व्हाट आपको मालूम है कि व्हाट एक इंटरोगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस वो नहीं हुआ वो, है ना, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर वो आ जाएगा। यहाँ पे व्हाट लगा दिया मैंने, हाउ लगा दिया, हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, कितनी सुंदर थी वो। या ये यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सवाल थोड़ी ना पूछा, मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि वो बहुत ही खूबसूरत थी। अब इसको मैं अगर असर्टिव में चेंज करूँ, लिखा हुआ है हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, कितनी सुंदर थी वो। मतलब कि मैं बिल्कुल अमेज्ड रह गया उसको देख करके, भौचक्का रह गया, इतनी सुंदर थी वो। तो अब मैं इसको असर्टिव में बोलता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा इसको, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि व्हाट या हाउ वर्ड लगा हुआ है, बावजूद इसके ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा, ये बिल्कुल क्या कर रहा है, ये किसी चीज़ को सरप्राइजिंगली बता रहा है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको सेंस भी समझना होगा। किसी भी वर्ब के आधार पे, किसी भी फंक्शन के आधार पे ये 5 सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। हम लोग इसके बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको पहले बता तो दूँ कि अभी हम लोग पढ़ने वाली क्या क्या है। फिर आ जाता है कुछ अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये जो अदर टाइप वाला है ना, ये बच्चे इसका फॉर्मेट रट लेते हैं। मैं समझाऊंगा किस तरीके से पढ़ना है आपको। अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस आ जाता है। अरे सिंपल सेंटेंस तो पहले भी आया है, ये भी तो आया है। फंक्शन के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे आपने सिंपल सेंटेंस बताया था, तब ये कौन सा सिंपल सेंटेंस है? अरे रुको ज़रा, सब्र करो। देखो ये जो सिंपल सेंटेंस है ना, ये सिंपल सेंटेंस नो एक्शन वाला है ना। इसको हम लोग बहुत बार नहीं बोलते सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता। वो सिंपल सेंटेंस अलग है, वो स्ट्रक्चर के आधार पे है, ये स्ट्रक्चर के आधार पे नहीं है। इसके अंदर तो कोई एक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे 1-2 सेंटेंस भी मैं बोल देता हूँ। जैसे वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, एक वर्ब है। तो सिंपल सेंटेंस जो है, इसके अंदर सिंपल सेंटेंस के अंदर ये वाला सिंपल सेंटेंस उस वाले सिंपल सेंटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। इस वाले सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं होता। जैसे मैं अगर एग्जांपल देता हूँ कि ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। यहाँ पे जो इज़ लगा हुआ है ना, यहाँ पे कोई एक्शन को नहीं दिखा रहा। इसके साथ अगर कोई एक्शन लगा रहता, मैंने 2 सेंटेंस चलो बोल देता हूँ। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो दूसरे वाले सेंटेंस में ही इज़ गोइंग, तो इज़ के साथ आईएनजी लगा हुआ है ना, ये हम जानते हैं कि इज़ हमारा लगा रहेगा तो उसके साथ आईएनजी वाला फॉर्म आ जाएगा। तो इज़ क्या है, ये हेल्प कर रहा है गो की, तो ये इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो इज़ के साथ गोइंग एक मेन वर्ब आया हुआ है, ये एक एक्शन वर्ब है। गो जो है एक एक्शन कर रहा है, इज़ उसकी मदद कर रहा है। तो ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे ये एक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर के बारे में बस बताया जा रहा है कि ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे इज़ क्या है, इज़ ही मेन वर्ब कह लो, लिंकिंग वर्ब कह लो, है ना। लेकिन इज़ के साथ कोई एक्शन लगा हुआ है क्या? नहीं, इसके साथ कोई एक्शन नहीं लगा है ना, इज़ कोई एक्शन कर रहा है। इज़ सिंपली क्या है कि अंग्रेजी है, ऐसे भी समझ सकते हो। वह एक डॉक्टर है, वह ही है, इज़ ए डॉक्टर, डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। तो इज़ यहाँ पे सिर्फ है कि अंग्रेजी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है ना। टेंस वाले सेंटेंसेस, जो दूसरा सेंटेंस मैंने बताया ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, लो हम लिख के भी बता दे रहे हैं तुम्हें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ही गोज़ टू
दिल्ली, ही गोज़ टू दिल्ली। और मैंने लिख दिया ही वेंट टू दिल्ली। अब देखो यहाँ पे ही लिखा हुआ है और उसके साथ ये प्रेजेंट लगा हुआ है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है। ही वेंट, थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ही वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म था, यहाँ पे पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये टेंस के हिसाब से सेंटेंस चेंज हो रहा है ना। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन ही नहीं होता था। और जानते हो टेंस जो होता है ना वो किसको दिखाता है, हमेशा टाइम को दिखाता है। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि जो टेंस वाले सेंटेंस होता है ना वो अकॉर्डिंग टू टाइम होते हैं, उसके अंदर हम लोग टाइम की ही बात कर रहे होंगे। देखो यहाँ टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ क्या मैं, पहले वाले सेंटेंस को हम लोग ये कहेंगे ना कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा है कि प्रेजेंट में कोई दिल्ली जा रहा है, ही गोज़ टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है, ये प्रेजेंट की बात है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, ये बात बीत चुकी है। समझ आ रहा है सबको? तो ये दोनों चीज़ें आप पढ़ करके ये बता सकते हो कि ये टाइम के हिसाब से ये टेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक तो हो गया कि सिंपल सेंटेंस, अदर टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो एक्शन नहीं रखते हैं अपने अंदर। जो टेंस वाले सेंटेंस होते हैं इसके अंदर हम लोग टाइम की बात करते हैं। अच्छा, एक और जानकारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। देखो ये जो टेंस होता है ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंस जो होता है वो 3 तरीके का होता है, सब लोग जानते होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, टेंस 2 ही तरीके का होता है। आप कुछ नया करना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं तुमको ये प्रूफ कर दे रहा हूँ कि टेंस 2 ही तरीके का होता क्यों। देखो हम क्या पढ़ते थे आज तक कि पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है ना, और एक फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, फ्यूचर, एक फ्यूचर टेंस होता है। अब तक तो यही पढ़ रहे थे। तो जो पास्ट टेंस होता है इसके साथ हम लोग डिड लगाते हैं, हैड लगाते हैं, ये सारी चीज़ें लग जाती हैं इसके अंदर। प्रेजेंट में इज एम आर लगा देते हैं, है ना, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव भी लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेंस दिखाती हैं। ये जो फ्यूचर होता है ना, तुम ही बताओ फ्यूचर के अंदर क्या लगता है, विल या शैल नहीं लगता क्या, विल या शैल नहीं लगता फ्यूचर के अंदर, तो यही लगता है ना कि विल या शैल लगाते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ोगे लिखा हुआ मॉडल, मॉडल क्या होता है, ये मूड को दिखाता है, मूड को, है ना, मूड को दिखाता है। तो मूड वाले सेंटेंसेस के अंदर ही जब तुम पढ़ोगे ना तो इसके अंदर लिखा है विल शैल क्या है, एक मॉडल है। विल शैल क्या है, एक मॉडल है। जब तुम ही बताओ विल शैल जब एक मॉडल है तो ये टेंस को तो नहीं दिखा रहा। टेंस क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है। टेंस क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है। टाइम को दिखाने वाले तो यही दोनों हुए ना, ये इस नाम का तो कोई टेंस है ही नहीं। ये क्या दिखाता है, ये तो मूड दिखाता है साहब। तो मूड दिखाता है इसलिए इसको इसलिए रखा गया कहाँ पे, विल या शैल को कहाँ रखा गया, मॉडल के अंदर रखा गया। तो विल शैल कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू, ये सारी चीज़ें क्या हैं, शुड वुड, ये सब क्या है, मॉडल के तौर पे यूज़ की जाती हैं। इंसान की जो ह्यूमन जो मूड है उसको बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैं 1-2 सेंटेंस ले करके बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे बोलना है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ये टेंस हुआ ना, टेंस हुआ या, अच्छा ये बताओ कि टेंस हुआ कि मैं मूड बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ कल चलूँगा अगर मैं बोलता हूँ, फिर टाइम बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जो चलने का एक्शन है ये कब होगा, फ्यूचर में होगा। यहाँ पे लग रहा है ये टेंस है ना। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ मैं तुम्हारी मदद करूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँ, तो क्या बोलोगे, शैल आई हेल्प यू, क्या बोलोगे, शैल आई हेल्प यू। अब ये शैल लगा हुआ है, ये फ्यूचर टेंस दिखा रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं दिखा रहा। यहाँ पे तुम्हारी मूड को बता रहा है। तुम्हारा मूड क्या है, मदद करने का मूड है। तुम यहाँ पे क्या मांग रहे हो, उसकी मदद करने की परमिशन मांग रहे हो। अच्छा सोचो कितना अजीब सा बात है, लिखा हुआ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, मदद भी कर रहे हो और परमिशन मांग करके। ऐसा लड़के करते हैं ज़्यादातर लड़कियों के लिए कि मदद भी करते हैं, तो मदद करने में उनको, अभी कोई लड़का मदद मांग लेता है चला जा, उसकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई लड़की मदद ना भी मांगे तो उसको मदद मिल जाती है। ये पूछ करके शैल आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूं। खैर वापस आते हैं
तो ये जो शैल है ना, शैल या विल, ये क्या बताता है? हमारे मूड को बताता है। इसीलिए हम लोग इसको मॉडल के अंदर पढ़ते हैं, मूड के अंदर पढ़ते हैं, ना कि किसी टेंस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इतने डेप्थ में कौन जाए, इसलिए सबसे इजीली हम लोग बांट के रखते हैं कि देखो इसमें बहुत सारे ऑथर का डिबेट चलता रहता है। अगर बहुत सारी थ्योरीज़ को जाकर पढ़ने ग्रामर की, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिबेट है ना। लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ पे देना चाहा कि फिर से वही बात, पहली लाइन मेरी, मैं ऊपर से नहीं जाना चाहता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अंधेरे में रखी है, मैं इसलिए इसे बता दिया। तो विल शैल एक मॉडल होता है, इसलिए कोई अगर इस थ्योरी पे चलोगे तो ये मानना पड़ेगा कि फ्यूचर में हमको कोई टेंस है ही नहीं। टेंस तो दो ही होते हैं। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक ऐसा है जो मूड के ऊपर हम लोग बात करते हैं उसके अंदर, है ना। तो ये भी कभी कभी ये भी टाइम को भी दिखाता है, लेकिन मूड को भी दिखाने के लिए विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो सिंपल टेंस वाले सेंटेंसेस समझ में आ गए जिसके अंदर एक्शन होता है। मॉडल क्या होता है? जो मूड को दिखाता है। इसके अंदर कैन, कुड, मे, माइट, इसके अंदर मैं पूरा का पूरा 1 बाय 1 करके सबके चैप्टर्स लूँगा, याद रखना। ये मत समझना कि मैं एक बार डिस्कशन कर दिया तो मामला खत्म हो गया, नहीं। अभी मैं आऊँगा सबके ऊपर, क्योंकि मैं सबको एक बार बता देना चाहता हूँ, फिर मैं ये शुरू करूँगा, फिर मैं वापस से आऊँगा यहाँ पे, है ना। मैंने इसीलिए बोला कि थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, तो इसके थोड़े कुछ पार्ट्स आएंगे, सबको आपको पढ़ना है अच्छे से। एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोबारा अच्छे से पढ़ने की इसको। तो मैं वापस से इसको आऊँगा, डिस्कस करूँगा सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो उसके पहले ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, ये है क्या। तो मॉडल सबको समझ में आ गया, ये मूड को बताता है। मूड को बताने के लिए बहुत सारे मूड वाले वर्ड्स हैं, मॉडल्स हैं, उनको हम लोग डिस्कशन उसका करेंगे 1 बाय 1 जब हम उसको पढ़ा रहे होंगे तब। कॉजेटिव सेंटेंस क्या होता है? कॉजेटिव का मतलब क्या होता है? हिंदी में बताऊँ? हिंदी में मतलब होता है इसका प्रेरणार्थक क्रियाएँ जो प्रेरणा देती हैं। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपना खाना बनाता हूँ, मैं अपना खाना बनाता हूँ, तो ये काम खाना बनाने का हो रहा है और इसको करता कौन है? मैं खुद करता हूँ। लेकिन मैं बोलूँ मैं अपना खाना बनवाता हूँ, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो काम खुद से नहीं कर रहा, ये काम किसी और से करवा रहा है ना। तो ऐसे जब सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है तो उनको सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास ऐसे वर्ड्स अवेलेबल ही नहीं हैं, इसलिए इनका इंट्रोडक्शन आ जाता है। इसलिए हमको कॉजेटिव वर्ब को इंट्रोड्यूस करना पड़ा अंग्रेजी में, इसलिए ये पैदा हुआ। तो कॉजेटिव वर्ब बेसिकली क्या है? जब सब्जेक्ट खुद काम न करके किसी और से अपना काम करवाए। जैसे खाना खाने को क्या बोलते हैं? ईटिंग बोलते हैं ना, ईटिंग फूड, या ईट मतलब खाना, उठा करके निकल जाना। भोजन को खाने को बोलते हैं ईट। फिर बोलते हो खिलाना, तो खाना की अंग्रेजी तो होती ईट। जब खिलाना बोलते हो तो इसकी अंग्रेजी अवेलेबल है तुम्हारे पास, जिसकी अंग्रेजी क्या होती? फीड, है ना। फीड का मतलब था खिलाना। अच्छा, बच्चे को जब दूध पिलाती हैं माएँ तो उसके लिए भी फीड का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब था दूध पिलाना। तो अब बच्चा खुद से दूध तो नहीं पीता ना, वो बस चिल्लाएगा, वो बता थोड़ी पाएगा कि मुझे दूध पीना है, उसको दूध पिलाया जाता है, वो अपने से नहीं पीता। समझ आ रहा है सबको? तो इसीलिए ये जो फीड वर्ड है ना, फीड वर्ड बोलते हैं हम लोग कि ब्रेस्ट फीडिंग करना है, ठीक है। तो फीड का मतलब वो क्या होता है? किसी चीज़ को पोषण देना, किसी चीज़ को खिलाना, किसी को खिलाना। तो खुद से काम न करके, जब सब्जेक्ट खुद से काम परफॉर्म न करे, कोई और उसका काम परफॉर्म करे, तब ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अगर हमारे पास सारे वर्ड्स के लिए रहता, जैसे मैं हंसना की अंग्रेजी लॉफ, हंसाना की ज़रा बताना, तो हंसाना की अंग्रेजी जानते हो? नहीं है कोई अंग्रेजी हंसाना के लिए। तो ऐसे सारे वर्ड्स जिनका एक नॉर्मल सा मतलब हम लोग जो एक्शन करते हैं, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसके लिए तो इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास वर्ब हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा जो जब दूसरा कोई आके उस काम को करने लगता है सब्जेक्ट के लिए, तब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं होता। तो इसी वजह से वर्ड्स ना होने के कारण हम लोग पॉजिटिव वर्ब पढ़ते हैं। पॉजिटिव वर्ब को इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो पॉजिटिव अगर तुमको लिखना है, मैं हंसता हूँ तो आई लॉफ, मैं हंसाता हूँ तो आई मेक लॉफ। लॉफ के पहले मेक लगा देना, बन जाएगा। तो उसका मतलब होता है आई मेक लॉफ। तो ये जो मेक है, गेट है और हैव, इन सारे चीज़ों की मदद से, इन वर्ड्स के मदद से हम लोग इसका मतलब निकालते हैं, ठीक है। तो मैं खाना खाता हूँ तो आई ईट फूड, मैं खाना खिलाता हूँ, यहाँ पे भी बना सकते हो, आई मेक यू ईट, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, आई मेक यू ईट,
मैं तुम्हें हंसाता हूँ, आई मेक यू लॉफ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, ठीक है। तो तुमने क्या देखा कि मेक लगा करके बना सकते हो, गेट भी लगा करके बना सकते हो। जैसे मैं अपना जूता सिलता हूँ और खुद ही तुम मोची वाला काम कर रहे हो, 10 रुपये बचाने के चक्कर में खुद ही जो सब्जेक्ट है वो खुद ही अपना काम कर रहा है। तो आई रिपेयर माई शूज़, यही कहोगे ना, मैं अपना जूता बनाता हूँ। तो तुम्हारा जूता फट गया है या पॉलिश करना है तुम्हें, तो तुम खुद ही उसको मेंड कर रहे हो, उसकी खुद ही इसकी मरम्मत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। तो जब तुम खुद ही काम को कर रहे हो, एक्शन का परफॉर्म करने वाला कौन है? सब्जेक्ट खुद ही है। तो जब सब्जेक्ट खुद ही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तब क्या बोलोगे कि आई रिपेयर माई शूज़, मैं अपना जो शूज़ है वो ठीक करता हूँ। लेकिन जब बोलते हो कि मैं अपना शूज़ ठीक करवाता हूँ, मोची से ठीक करवाता हूँ, अब तुम काम को नहीं कर रहे हो, लेकिन जूता किसका है? तुम्हारा है। जूता तुम्हारा है, इस काम को, जूता को ठीक करने का काम कौन कर रहा है? कोई और। कौन? मोची। तो अब वो मोची करेगा तो तुम क्या बोलोगे? आई गेट माई शूज़ रिपेयर्ड बाई कॉबलर, है ना। आई गेट माई शूज़, मैं अपना जो जूता है वो बनवाता हूँ मोची से। आई गेट माई शूज़ रिपेयर्ड बाई कॉबलर, तो यहाँ पे गेट लगा करके तुमने बना लिया। बेसिकली ये मेरे कहने का मतलब है कि जब खुद एक्शन करोगे, सब्जेक्ट खुद एक्शन करेगा, तब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं करता है, किसी और से करवाता है, तब हमारे पास कोई अच्छे ऐसे वर्ड अवेलेबल नहीं है जिनके वजह से हम लोग पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब 2 और बचते हैं हमारे, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। उसके बाद मैं बताऊंगा, वापस से चलेंगे वही पहली स्लाइड में कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। देखो, मैं आपको सारे में यही बताया कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वैसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पैसिव वॉइस आया क्यों, पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं लिखता हूँ कि ही परचेज्ड अ बुक, ही परचेज्ड अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। इस बात को अगर मैं बोलूँ कि चलो इसको पैसिव में बना दो, तो तुम क्या बनाओगे? सबको पता है बचपन से कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद फिर वर्ब लगा करके, बाई लगा करके बाकी चीज़ें टिप देंगे, है ना। ये तो सबको पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। तो पहले तो जो मैं नया नहीं बता रहा हूँ वही जान लो। लिखा हुआ अ बुक, इसका पैसिव बना रहा हूँ, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? अ बुक को मैं सब्जेक्ट बना लूँगा, चूँकि ये ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं? ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट। तो अ बुक परचेज्ड सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट का इंडेफिनिट। चलो आ जाओ, वॉज या वर लग जाएगा। तो अ बुक वॉज परचेज्ड, अ बुक वॉज परचेज्ड, एक किताब खरीदी गई बाय मी, मेरे द्वारा। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जब पहला तुमने सेंटेंस बोला, जब पहला सेंटेंस बोला मैंने एक किताब खरीदी, तुम अपने घर में बात करते हो किसी दोस्त से बोलोगे कि मैंने एक किताब खरीदी, तुम ये बोलना पसंद करोगे कि मैंने एक किताब खरीदी, या ये बोलना पसंद करोगे कि मेरे द्वारा एक किताब खरीदी गई? दोनों में से कौन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है? जाहिर तौर पे पहला वाला सेंटेंस। तो क्या ज़रूरत पड़ता है कि हम नचा करके वापस से इसको इस तरीके से लिखें? क्यों आखिर ऐसी दहशत कि ज़बरदस्ती हमको घसीट करके इसको यहाँ ले आना है? क्या ज़रूरत पड़ी है? ये तो ज़बरदस्ती बनाया गया है। यहाँ पे पैसिव वॉइस में लिखने की कोई इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फार्मूला जो होता है उसके बेसिस में मैंने इसको बताया कि कैसे बनाया जा सकता है। पैसिव वॉइस हर सेंटेंस का बनाया जा सकता है, ठीक है ना। कुछ टेंस के सेंटेंसेस हैं उनको छोड़ करके बाकी सबका बनाया जा सकता है, लेकिन क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी? क्या ज़रूरत हमको इसको घसीट करके ऐसे लिखने की? मैं तो ऐसे भी कह सकता हूँ, जैसे एक सेंटेंस बड़ा घिसा पिटा है, चला आ रहा है, राम ने रावण को मारा। ये सिंपल सा सीधे बोल दो भाई, राम ने रावण को मारा। क्या ये सही है बोलने का तरीका? राम के द्वारा रावण को मारा गया, इतना उल्टा घुमा करके अपनी बात को क्यों कह रहे हो? अरे भाषा का मतलब तो ये होता है ना कि सटीक हो, साफ हो, सुथरी हो, बिल्कुल जो व्यूअर है उसके दिमाग को जाकर टच करे, ये होती है भाषा। भाषा अच्छी वही मानी जाती है जो सरल हो और बिल्कुल सटीक किसी को समझ में आ जाए। लेकिन फिर पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब समझो बात को। मैं एक और बात बोलता हूँ तुमसे। मैंने बोला कि पर्स चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया। सब पूछेंगे अरे किसका पर्स चोरी हो गया? क्या हो गया? चोरी हो गया। तो मैं बोलूँगा हाँ पर्स चोरी हो गया। तो लोग बजाय ये पूछने के कि किसने चुराया पर्स को, इस बात पे फोकस करेंगे कि पर्स चोरी हो गया।
क्या हो गया, चोरी हो गया। यानी कि एक्शन पे ज़्यादा जोर डालेंगे लोग, बजाय ये देखने के कि किसने चोरी किया। समझ में आया? जैसे मैं बोलूँ कि अरे बिल्डिंग गिरा दी गई, तो बिल्डिंग गिरा दी गई इतनी बड़ी बात है ना। यहाँ पे काम क्या हुआ, बिल्डिंग को गिरा देने का। तो बिल्डिंग को गिरा देने का जो काम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग को गिरा देने की बात बहुत बड़ी है, समझ में आया? लेकिन उतनी बड़ी नहीं, ये उतनी बड़ी है जितना कि सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम ये नहीं पूछेंगे कि किसने गिराया, सिर्फ ये देखेंगे कि अच्छा बिल्डिंग गिर गई। तो पहला प्राइमा फेसी क्या होगा, ये देखने का कि जो काम का जो वेटेज है वो कितना ज़्यादा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जब पैसिव वॉइस में हम किसी सेंटेंस को तभी लिखते हैं, तभी ज़रूरत पड़ती है जब हम सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते, जबकि एक्शन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस में क्या बोला था, पर्स चोरी हो गया, तो क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, पर्स वॉज स्टोलन। क्या लिखोगे, पर्स वॉज स्टोलन, पर्स चोरी हो गया, है ना। अरे अब कौन चुराया, तुम अगर उसको जानते, चोरी हो गया ये तो बात ठीक है, चोर को तुरंत आदमी पहचान थोड़ी पाता है, पहचान जाता है यही मेरा पर्स चुराया, तब तो वहीं उसकी कुटाई हो जाती। पता ही नहीं कि कौन सा पर्स, किसने पर्स को चुराया, तो लास्ट में बाई समवन, कोई तो चुराया होगा, तभी तो चोरी हुआ। यानी जो चोरी करने का काम है किसी न किसी आदमी ने किया है, किसी न किसी महिला ने किया है, मतलब किसी ने तो किया है, तो किसी ने किया यानी कि वो सब्जेक्ट होगा, डूअर ऑफ द सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे ये ना लिख करके बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं है ना, बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं है। पर्स वॉज स्टोलन, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि चोरी हो गया, नहीं जो काम है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, तो ये जो यहाँ पे, सॉरी मैं काम कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्स चोरी हो गया, तो क्या चोरी हुआ, पर्स, तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर की सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट को ही देखो, यहाँ पे मैंने हीरो बना दिया, ऑब्जेक्ट ही मेन लीडर है सेंटेंस का। लीडर क्या होता है, सबसे पहले काम करता है, सबसे पहले आ जाता है सेंटेंस के अंदर, तो ये क्या है, लीडर हो गया सेंटेंस का, हीरो हो गया सेंटेंस का। तो ये जो पर्स है ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। तो पर्स वॉज स्टोलन, पर्स चोरी हो गया। तो इसी वजह से जब कभी पैसिव वॉइस की ज़रूरत कब पड़ती है, पैसिव वॉइस की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारा ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना, और सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट हो, है ना, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोर इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया सबको? तो इसीलिए पैसिव वॉइस को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। और एक रीज़न ये भी है कि जब हमको पता ही नहीं रहता है कि यार ये किसने किया, मैंने यहाँ पे बोला था ना कि जैसे एक और सेंटेंस लिखा हूँ कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो ये कह सकते हो द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पुलिस कॉट द थीफ। अच्छा, चोर को पकड़ने का काम किसका है, पुलिस का। तो सबको पता है, हाँ ठीक है, बहुत कौन सा बड़ा काम कर दिया, ठीक है पुलिस ने पकड़ा, लेकिन इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अभी पुलिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चोर पकड़ा गया ये बात इंपॉर्टेंट है। तो मैं बजाय पुलिस को हीरो बनाने के मैं चोर को हीरो बना दूंगा यहाँ पे। तो मैं क्या बोलूँगा, द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया, बाय द पुलिस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चोर पकड़ा गया ये बात इंपॉर्टेंट है। तो द पुलिस वॉज कॉट ये ठीक सेंटेंस है, बाय द पुलिस ये लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, और जहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे इसको नहीं लिखा जाता सब्जेक्ट को, और हम लोग ऑब्जेक्ट को हीरो बना के लेते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक और लाइन आ रही थी दिमाग में, वो स्किप कर गई, वही बताने जा रहा था। चलो अब इसको जब डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग, पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो उसको बताएंगे, ठीक है। एक्टिव वॉइस वो होता है, पैसिव वॉइस तो समझ गया ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और पैसिव वॉइस वो होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन एक्टिव वॉइस होता है जो वहाँ पे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। मैं ये काम करता हूँ, आई डू दिस वर्क,
यहाँ पे जो काम करने वाला जो डूअर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो उसको एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को जिसमें ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उसको हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। फिर आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को समझने के लिए छोटी सी एक बात बताता हूँ। देखो कभी मूवी देखने जाते हो ना, तो मूवी 3 घंटे की लमसम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे की होती है, 2.5 या 3 घंटे की। अब तो 2 ही घंटे तक मूवी ख़त्म हो जाती है। तो उस 2 घंटे या 2.5 घंटे जो भी तुम मूवी में देख के आते हो थिएटर्स में, उसको तुम जब अपने दोस्त को बताते हो, पूछता है अच्छा बताना ज़रा रिव्यू देना मूवी का कैसा है। तो जब मूवी का रिव्यू दे रहे होते हो तो तुम ये बोलते हो कि यार उसमें ना ये एक हीरो था, एक हीरोइन थी, फिर उसका एक दुश्मन था, हीरोइन को के साथ हीरोइन को बहुत पैसे वाली थी, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती, फिर हीरो मार देता है विलेन को, फिर हीरोइन इंप्रेस हो जाती है, इस तरीके से कहानी बढ़ती। लेकिन लास्ट मिनट में क्या होता है, गुंडे को मार देता है हीरो और हीरोइन की शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तुमने देखो उस 3 घंटे की स्टोरी में क्या सिर्फ इतनी ही बातें थी? नहीं, उसके अंदर 2-4 टिटलेटिंग सॉन्ग्स भी होंगे, आइटम सॉन्ग्स जिसको बोलते हैं, कुछ नॉर्मल सॉन्ग भी होंगे, बहुत सारे डायलॉग डिलीवरीज भी होंगी, बहुत सारे डायलॉग होंगे, बहुत सारे एक्शंस भी होंगे। अब उन सारे एक्शन को तुम कर करके थोड़ी बताओगे, डांस कर करके थोड़ी बताओगे कि इस तरीके से चला। तुमने क्या किया, एक कोई चीज़ थी जिसको तुमने एज इट इज़ सुना था, अपने दिमाग में लेके आए थे, जिस तरीके से बोला गया था उस तरीके से तुमने सुना था। यानी कोई चीज़ जैसी बोली जाती है बिल्कुल उसी रॉ फॉर्म में अगर बोल दी जाए तो क्या होती है, डायरेक्ट होती है। क्या होती है, डायरेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा लाइन, कोई भी ऐसा वर्ड्स, कोई भी ऐसा सेंटेंस जब उसको अपने कन्वर्ट करके तुम बताते हो, तुमने क्या बताया, 3 घंटे की मूवी तुमने देखी, उस 3 घंटे को तुमने अपनी भाषा में नरेट कर दिया, तुमने अपनी भाषा में उसको छोटा करके बता दिया, तोड़ मरोड़ करके बता दिया, तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिए और तुम्हारा दोस्त समझ गया। तो ऐसे स्पीच को, ऐसी भाषा को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस। ऐसे स्पीच को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जिसके अंदर किसी के स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख दिया जाता है ना। लेकिन अब जब उसको तुम एनालिसिस कर रहे हो, जब तुम उसको बताते हो किसी को, तो तुम अपनी भाषा में बताते हो। जब तुम अपनी भाषा में बताते हो तो तुम बिल्कुल उसको हटा देते हो और इनडायरेक्ट सेंटेंस को यूज़ कर लेते हो। जैसे बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, जैसे सोक्रेटिस कुछ बोलते थे। सोक्रेटिस के बारे में एक बात बोली गई थी कि वो सुकरात मर जाता अगर उसको जहर दे दिया होगा, अगर उसने जहर का प्याला पी लिया होता। यानी वो मर जाता जब जहर का प्याला पी लिया होता। जहर का प्याला उसने पिया था ना, और मर भी गया, वो मर भी गया, जहर का प्याले पी भी लिए। लेकिन कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि उनकी जो सोच थी वो मर जाती। यानी अगर वो इस तरीके से नहीं रहे होते, अपनी लाइफ को अपनी इस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं किए होते एज अ आइडल, तो उनको लोग आज तक फॉलो नहीं करते। उनकी विचारधारा नहीं मरी, उन्होंने जहर पिया, अपने शरीर को तो त्याग दिया, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है ना। तो उनकी जो बात है ना, जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को जिस भी इंसान ने कहा होगा उसको कामा में रखते हैं हम लोग, है ना, कॉमा लगा करके इसके बीच में रखते हैं। समझ में आया? यानी ये इससे क्या पता चल रहा है, ये हमारी बात नहीं है, ये डायरेक्ट स्पीच है। जिसको सुकरात के बारे में कुछ बात बोली गई थी, जिस फिलोसोफर ने बोली उसकी बात ये है। लेकिन इसी बात को जब तुम तोड़ मरोड़ करके बोलते हो कोई, तो इस बात को, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके तुम अपनी भाषा में उसको बोल रहे होते हो। तो ऐसे स्पीच को, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस। इसका भी पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तुम्हें, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बताना था कि इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं और डायरेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस को हम लोग बांट देते हैं 3 तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 5 तरीके से हमने बांट दिया, और अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हमने कुछ देखा, ठीक है। अब हम इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगली क्लास में मिलेंगे तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।